हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट 2 बना रहे हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना डाटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो हमारे सेकेंडरी मेमोरी और जो हमारे टाइप्स ऑफ मेमोरी है वो सारी हमने पढ़ ली थी। तो अब पढ़ते हैं कि जो हमारी ये मेमोरीज हैं इनके बीच में हम ट्रांसफर कैसे करते हैं अपने डाटा को। सो मेमोरी और सीपीयू के बीच में ट्रांसफर ऑफ डाटा किस तरह से परफॉर्म होता है। सो जो डेटा है हमारा वो क्या होता है, अब वो हमने हमारे पास कंप्यूटर में है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर अब वो सिर्फ कंप्यूटर में रखने के लिए नहीं है। अगर हम उसकी जरूरत पड़ती है तो हमें उसे ट्रांसफर भी करना पड़ता है। तो वो किस तरह से करेंगे? हम ट्रांसफर करते हैं उसे सीपीयू से और प्राइमरी मेमोरी के बीच में, एज वेल एज हम उसे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में भी क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। सो दो जगह ट्रांसफर होता है हमारा डाटा, पहला सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में और दूसरा हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी के बीच में। डेटा आर ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग फिजिकल वायर कॉल्ड बस। यानी कि जो हम ट्रांसफर करते हैं अपने डेटा को वो हम यहाँ पे एक फिजिकल फॉर्म में भी कर सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं? फिजिकल अप्लायंस लेते हैं अपना, जिसमें हम बोलते हैं बस। यानी कि जब हम फिजिकल वायर्स का यूज करते हैं अपने डेटा को ट्रांसफर करने के लिए तो उस वायर का एक पर्टिकुलर नाम है जिसे हम किससे बुलाते हैं? बस से। तो जब बस का हम यूज करते हैं ताकि हम क्या कर सके? डेटा को ट्रांसफर कर सके। तो हम उसकी बात कर रहे हैं कि ट्रांसफर बिटवीन अ यूएसबी पोर्ट एंड अ हार्ड डिस्क, बिटवीन अ हार्ड डिस्क एंड अ मेन मेमोरी। तो इस तरह से यानी कि यूएसबी पोर्ट से हार्ड डिस्क के बीच में या फिर बिटवीन हार्ड डिस्क एंड मेन मेमोरी, इन दोनों के बीच में हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं। तो अपनी जो फिजिकल वायर है उसका यूज करेंगे। अब डेटा बस टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स, यानी कि टाइप ऑफ बस। अब ये बस जो है ये वाली बस है, यानी कि हम तीन जगह इसके क्लासिफिकेशन दे रखे हैं, सब टाइप दे रखे हैं जहां अपने डेटा को ट्रांसफर करते हो। पहला कि आप डेटा बस से क्या कहते हो? बस टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स, अलग अलग कंपोनेंट्स के बीच में आप डेटा को ट्रांसफर करोगे। दूसरा एड्रेस बस टू ट्रांसफर एड्रेस बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी, यानी कि देखो कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डेटा बस। डेटा बस से आप देखो सीपीयू के पास भी जा रहे हो, डेटा बस से आप मेमोरी के पास भी जा रहे हो और डेटा बस से आप आउटपुट और इनपुट के पास भी जा रहे हो। एड्रेस बस क्या है? एड्रेस बस अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे क्या करता है, ये जो भी हमारे कह सकते हैं कि इसका काम है कि हमारे जो सीपीयू और मेन मेमोरी है उसको यहाँ पे क्या करना? ट्रांसफर, डेटा को ट्रांसफर करना। और उसी के साथ साथ अगर बात करें अपने नेक्स्ट वाले की, सो द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन दैट द सीपीयू वांट्स टू रीड और राइट फ्रॉम स्पेसिफाइड इन द एड्रेस बस एंड, यानी कि एड्रेस बस से अगर आप देखो तो सीपीयू और मेन मेमोरी का आप बेसिकली क्या करते हो? कंट्रोल करते हो। और थर्ड दिया कंट्रोल बेस टू कम्युनिकेट कंट्रोल सिग्नल बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो कंट्रोल बस यहाँ पे क्या करिए? कंट्रोल बस यहाँ पे कम्युनिकेट करते हैं हमारे कंट्रोल सिग्नल्स को, जिसमें हम क्या कह सकते हैं कि हम डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर से क्या करता है? कम्युनिकेट करते हैं और उसके बाद अपने डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एट द एंड हम बोल सकते हैं कि ऑल दीज थ्री बस कलेक्टिवली मेक द सिस्टम बस, यानी कि आप तीनों बस को अगर हम मिला दे, कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डेटा बस, तीनों को अगर हम कंबाइन करें तो हमारा कलेक्टिवली क्या बनता है? हमारा सिस्टम बस बनता है। एज द सीपीयू इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद द मेन मेमोरी एंड डेटा एंटर्ड फ्रॉम इनपुट डिवाइस और द डेटा टू बी एक्सेस्ड फ्रॉम हार्ड डिस्क नीड टू बी प्लेस्ड इन मेन मेमोरी और फर्दर प्रोसेसिंग, यानी कि जब सीपीयू क्या करता है? डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है मेन मेमोरी से, तो डेटा वहाँ पे क्या होता है? जो इनपुट डिवाइसेस हैं उनको, जो हार्ड डिस्क है उनके साथ में यहाँ पे वो कनेक्टेड रहता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि तब यहाँ पे जो डेटा है वो क्या होगा? ट्रांसफर होगा। द डेटा इज देन ट्रांसफर बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी यूजिंग बस, यानी कि जब हमारा सीपीयू क्या करता है? डायरेक्टली यहाँ पे मेन मेमोरी से कनेक्टेड है तो फिर वो क्या करेगा? फिर वो यहाँ पे हमारी बसेस का यूज करता है ताकि हम क्या कर सके? मेन मेमोरी से सीपीयू के बीच में हम डेटा को ट्रांसफर कर सके। So the CPU plays on the address bus the address of main memory location from which it wants to read or read data or to write data, यानी कि CPU यहाँ पे क्या करता है? एड्रेस बस का यूज करता है ताकि वो क्या कर सके? मेन मेमोरी से इंफॉर्मेशन निकाल सके, उस डेटा को रीड एंड राइट कर सके। तो इस तरह से सारी चीजें चलती हैं। उसी के साथ नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या समझाया है? As the CPU may require to read data from main memory or write data to main memory, a data bus is bidirectional, but the control bus and address bus are unidirectional. To write data into memory, the CPU processes the data on the data bus, which is then returned to a specific address provided through the address bus. In case of read operation, the CPU specified by the address and the data is placed on the data bus by a dedicated hardware called memory controller. ठीक है, तो क्या समझाया? देखो पहली चीज जो इन्होंने बोली है वो बोला है कि जो हमारे कह सकते हैं कि ये देखो यहाँ पे बाय डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल की बात है कि जो हमारा डेटा बस है, डेटा बस वो आप देखोगे तो वो क्या है? वो यहाँ पे बाई डायरेक्शनल है, यानी कि वो दोनों डायरेक्शंस में, सीपीयू से डेटा बस तक और डेटा बस से सीपीयू तक, वो दोनों डायरेक्शंस में मूव कर सकती है।
अगर हम बात करें अपने कंट्रोल बस और एड्रेस बस की, अब देखो अगर आप कंट्रोल बस और एड्रेस बस को अगर आप चेकआउट करते हो ध्यान से देखो तो इसकी जो लाइन की जो मूवमेंट है तो वो क्या है, वो यूनि डायरेक्शन है, वो यानी कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करती है, वो दोनों डायरेक्शंस में ऑपोजिटली मूव नहीं कर सकती, वो इंटरचेंजेबल नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो हमारी डेटा बस है वो क्या है, बाई डायरेक्शनल होती है। अब यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि जब हमारी मेमोरी जो हमें डेटा राइट करना है तो सीपीयू यहाँ पे क्या करता है, डेटा बस की हेल्प से क्या करता है, जो भी डेटा है उसको रीड एंड राइट करने का काम करेगा। और उसी के साथ साथ जो एड्रेस बस है वो क्या करता है, स्पेसिफाई करता है कि उसको किस एड्रेस से, देखिए एड्रेस बस का यूज करके वो उसे स्पेसिफिक एड्रेस तक प्रोवाइड करता है कि अब यहाँ से आप इस इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हो और यूज कर सकते हो। तो जब हमारा डेटा इज प्लेस्ड ऑन द डेटा बस एज अ डेडिकेटेड हार्डवेयर, अभी जो हमारा डेटा है वो हमारा डेडिकेटेड हार्डवेयर में प्रेजेंट होता है कॉल्ड मेमोरी कंट्रोलर, वहां पे हमारा ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की, क्योंकि ये सब तो बस ऐसे ही है, मतलब इसको अगर आप रीड करोगे तो भी चल जाएगा, पर माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसे पढ़ सकते हैं अच्छे से। माइक्रो प्रोसेसर्स क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है कि जैसा अगर हम पहले की बात करें तो पहले कंप्यूटर जैसा आज के अगर आप देखोगे तो वो एक ही जगह पे एक डेस्क पे ही आप क्या कर सकते हो, अपना कंप्यूटर, सीपीयू, माउस, उसके जितने भी अप्लायंसेस हैं उन सभी को आप एक ही जगह पे इकट्ठा करके रख सकते हो, यूज कर सकते हैं, यानी कंप्यूटर सिस्टम आपका एक डेस्क पर ही आ जाता है। पर पहले ऐसा नहीं होता था, पहले कंप्यूटर सिस्टम लगभग एक एक कमरा या दो दो कमरे तक ले लेते थे। कैसे कि पहले के टाइम पे क्या होता था, हम ऐसा कह सकते हैं कि सीपीयू जो थे वो बहुत ही लार्ज स्पेस को ऑक्यूपाई करते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम में माइक्रो प्रोसेसर नहीं थे। माइक्रो प्रोसेसर की इमेज मैं आपको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर आपको अच्छे से शो कर दूंगी। पर पहले ऐसा नहीं था, तो वो क्या करते थे, जो सीपीयूज हैं वो एक लार्ज स्पेस को ऑक्यूपाई करते थे, क्योंकि इंफॉर्मेशन आप एक छोटी सी जगह पे आप स्टोर नहीं कर सकते थे, आपको ज्यादा जगह चाहिए थी, तो इसलिए। तो अब क्या हुआ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी वैसे वैसे जो फिजिकल साइज था सीपीयू का वो रिड्यूस होने लगा, एंड दिस इज पॉसिबल ड्यू टू सिंगल माइक्रोचिप ओनली, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर्स की हेल्प से क्या हुआ, आपने एक सिंगल चिप में जो भी प्रोसेसर्स को इंप्लीमेंट करना था वो आपने इंप्लीमेंट किया। तो वो जो सिंगल चिप थी जिसमें आपने इंप्लीमेंट किया अपने प्रोसेसर को, तो उन्हीं को हम क्या कहने लगे, माइक्रो प्रोसेसर कहने लगे। आपने देखे भी होंगे कहीं ना कहीं, तो आपने देखे ही होंगे, ऑनलाइन देखे होंगे या कभी कभी हम अपने आंखों से भी देख लेते हैं, जो फिजिकल फॉर्म में आपने देखे होंगे। तो उस तरह से तो हर सीपीयू में क्या रहता है, ऑलमोस्ट सारे ही सीपीयू में क्या रहता है, नाउअडेज माइक्रो प्रोसेसर एडेड रहते हैं। और यहाँ पे क्या दिया, हेंस द टर्म्स आर यूज्ड सिनोनिमसली फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, यानी कि तो जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या करता है, हमारे प्रैक्टिकल यूज में बहुत ज्यादा काम आता है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। इनकी वजह से क्या हुआ, जो हमारा सीपीयूज थे जो इतने बड़े बड़े स्पेस ऑक्यूपाई करते थे, अब वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गई और क्या होने लगे, वो स्मॉल साइज में ही क्या करने लगे, जो हमारे सीपीयूज थे वो अवेलेबल होने लगे हम सभी के लिए। माइक्रो प्रोसेसर इज अ स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इनसाइड अ कंप्यूटर दैट कैरीज आउट वेरियस टास्क इन्वॉल्व इन डेटा प्रोसेसिंग एज वेल एज अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, यानी कि जो माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं वो क्या होता है, स्मॉल साइज के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं और ये हमारे कंप्यूटर्स के अंदर प्रोवाइडेड किए जाते हैं हमें। क्यों? ताकि हम क्या कर सकें, जो भी अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस हैं उन सभी टास्क को, उन सभी जो भी हमारे काम है उन सभी का हम इजीली परफॉर्म कर सकें। अब यहाँ पे दूसरी चीज यहाँ पे ये भी दे रखी, दीज डेज अ माइक्रो प्रोसेसर इज बिल्ट ओवर एन इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्राइजिंग मिलियंस ऑफ स्मॉल कंपोनेंट्स लाइक रजिस्टर, ट्रांजिस्टर एंड डायोड्स, यानी कि आजकल के जो माइक्रो प्रोसेसर्स आ रहे हैं उनके अंदर क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं और काफी सारे अमाउंट में, यानी कि मिलियंस ऑफ स्मॉल कंपोनेंट्स लाइक उनमें छोटे छोटे रजिस्टर, ट्रांजिस्टर और डायोड्स भी होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करता है, आगे अपना काम कर पाता है। जो भी अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस हैं सबको परफॉर्म करने के लिए हमें अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसमें हमारे रजिस्टर, ट्रांजिस्टर और डायोड्स क्या करता है, हेल्प करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर्स जो है वो टाइम के साथ साथ क्या हो गए, इवॉल्व होते गए और धीरे धीरे उनकी जो प्रोसेसिंग थी वो क्या होती गई, इंक्रीज होती गई, कैपेबिलिटी इंक्रीज होती गई, जो उनका साइज था वो रिड्यूस होता गया और स्मॉल साइज में ही और काफी रिड्यूस्ड कॉस्ट में, यानी कि काफी कम कॉस्ट में हमारे जो प्रोसेसर्स हैं हमारे लिए अवेलेबल हो गए। जैसे कि आप इस जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर की टेबल में देख सकते हो कि जो सबसे पहला आया था वो 1 KB का था, यानी कि आप ऐसा देख सकते हो, आप जैसे स्टोरेज हमारी बढ़ती ही जा रही है, अगर आप देखो तो मैक्सिमम मेमोरी साइज आप देखो तो बढ़ती ही जा रही है, यानी कि 4 to 8 बिट का था पहला, और 5th जनरेशन अगर आप देखो तो 64 बिट और 64 GB का है ना। तो इस तरह से अगर आप देखो तो आपको देखने को मिलेगा कि इंटेल जहाँ पे जो थे वो आपके इसका एग्जाम्पल में दे रखा है कि इंटेल 8080 है ना। फिर इसके एग्जाम्पल्स में यहाँ पे आप दे रखे हैं, तो आप इस टेबल को पढ़ सकते हो ताकि आपको समझ में आए, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। माइक्रो प्रोसेसर्स की स्पेसिफिकेशंस
क्या है कि पहला दिया है यहाँ पे हमारा, उससे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। माइक्रो प्रोसेसर को हमने क्लासीफाई किया है डिफरेंट बेसिस पे कि उसके फीचर्स हैं, जैसे कि कुछ कि उसकी जो चिप टाइप है वो क्या है, वर्ड साइज क्या है, मेमोरी साइज क्या है, क्लॉक स्पीड क्या है, कितने अच्छे से उसकी प्रोसेसिंग होती है, तो ये सारी चीजें। तो अब ये वर्ड साइज होता क्या है? वर्ड साइज है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स कितनी हमारे माइक्रो प्रोसेसर में अवेलेबल है, प्रोसेस कर सकते हैं एट अ टाइम, कितने वर्ड्स को हम प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसमें दिया है कि पहला क्या था, जैसे कि अर्लियर में अगर देखें तो यहाँ पे क्या था, अ वर्ड वे ऑफ 8 बिट्स, यानी कि 8 बिट्स की हमारी मैक्सिमम लिमिट है। तो एट प्रेजेंट अगर हम अपनी मिनिमम वर्ड साइज देखें, मिनिमम आज के टाइम पे तो वो 16 बिट्स की है, पहले के टाइम पे तो मैक्सिमम ही 8 बिट थी। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे अब सारी चीजें इवॉल्व होती गई। तो अब मिनिमम वर्ड साइज क्या है हमारा 16 बिट्स का, और मैक्सिमम वर्ड साइज है हमारा 64 बिट्स का। मेमोरी साइज यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपकी वर्ड साइज कैसी है, उसके अकॉर्डिंग हमारा मेमोरी साइज भी वेरी करता है। तो यहाँ पर रैम की हमें यहाँ पे क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। रैम जिस अकॉर्डिंग होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी मेमोरी साइज होगी। तो पहले यहाँ पे कहते हैं रैम इज वेरी स्मॉल 4 MB ड्यू टू 4 to 8 बिट वर्ड्स एज वर्ड साइज इंक्रीजेस टू 64 बिट्स। जैसे पहले 4 to 8 बिट की थी वर्ड्स तो उसकी रैम 4 MB थी, पर अब जैसे ही हमारी जो बिट्स हैं 64 बिट्स इंक्रीज हुई हैं, 64 तक पहुंच गए हम, तो हमारी रैम भी क्या है इंक्रीज होकर अप टू 16 एक्साबाइट्स हो गई, यानी कि EB हो गई हैं। तो ये अब क्लॉक स्पीड क्या है, क्लॉक स्पीड है हमारे कंप्यूटर है एन इंटरनल क्लॉक दैट जनरेट पल्सेस सिग्नल्स एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। क्लॉक स्पीड simply okay, clock speed simply means the number of pulses generated per second by the clock inside a computer. The clock speed indicates the speed at which computer can execute instructions। यानी कि क्लॉक स्पीड नाम से ही समझ आ रहा है, स्पीड यानी कि हमारा कंप्यूटर कितनी तेजी से काम कर रहा है, कितना फास्ट उसका प्रोसेसर है, तो वो सारी चीजें। तो कंप्यूटर के अंदर एक इंटरनल क्लॉक होती है जो पल्सेस जनरेट करती है, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर हमारा हार्ट है जो क्या करता है, पल्स क्रिएट करता है ना, जो 1 मिनट में हमारा दिल कितनी बार धड़कता है ऐसे। तो बिल्कुल इसी तरह जो हमारा कंप्यूटर है उसमें भी यहाँ पे क्या होता है, उसकी पल्सेस चलते हैं, यानी कि नंबर ऑफ पल्सेस जनरेट हुई है। जितना ज्यादा हमारी जनरेशन होगी उतनी जल्दी जल्दी हमारा कंप्यूटर क्या करेगा, जो भी एक्शंस है वो परफॉर्म करेगा। तो इस तरह से यानी कि गीगाहर्ट्ज, किलोहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, तो ये सारी चीजें हमारी क्या होती है, पल्सेस में आती हैं। कोर्स क्या हमारा बेसिक कंप्यूटेशन है, हमारे CPU की यूनिट है। अब अर्लियर प्रोसेसर्स हैड ओनली 1 कंप्यूटेशन यूनिट, पहले के जो कंप्यूटर्स होते थे उनमें सिर्फ एक कंप्यूटेशन यूनिट यानी कि एक कोर ही होता था, देयर बाय कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ओनली 1 टास्क एट अ टाइम। यानी कि अगर आप अपने कंप्यूटर्स को, पहले के जो स्टार्टिंग के कंप्यूटर्स थे उनमें आप एक टाइम पर एक ही काम कर सकते हो। अगर आप उसमें पहले के कंप्यूटर की बात करें, अगर आप उसमें एक टैब चला रहे हो तो आप उसमें एक ही टैब को ओपन करके उसे चला सकते हो। पर आज के टाइम पे वैसे नहीं है, आप एक टाइम पे मल्टीपल एग्जीक्यूशंस कर सकते हो, मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हो। आप गाने सुनते सुनते अपने कोई वीडियो चला सकते हो, या गाने सुनते सुनते आप कुछ चेक कर सकते हो, या आप कुछ ऑनलाइन चेक करो उसी के साथ साथ आप दूसरा टैब खोलकर कुछ और चेक कर सकते हो। तो इस तरह से हमारे डुअल कोर, क्वाड कोर, इस तरह से हमारे क्या हो गए, जो कोर्स है वो इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से हम मल्टीटास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अब माइक्रो कंट्रोलर्स क्या होता था, अभी तो हमने पढ़ा कि माइक्रो प्रोसेसर्स क्या है, कि हमारा जो कंप्यूटर है वो किस तरह से उसकी स्टोरेज यहाँ पे इंक्रीज हुई, किस तरह से वो काम कर रहा है, तो वो सारी चीजें। अब माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, सो माइक्रो कंट्रोलर इज अ स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइस व्हिच हैज अ CPU, a fixed amount of RAM, ROM and other peripherals all embedded on a single chip as compared to microprocessor that has only a CPU on the chip। यानी कि माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो ये क्या है, एक स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइस है जिसके अंदर CPU फिक्स्ड है, जिसके अंदर एक CPU है, which has a CPU, उसके पास एक CPU है, as well as उसके पास RAM और ROM और अदर जो भी उसके कंपोनेंट्स हैं वो उसके अंदर फिक्स्ड अमाउंट में प्रेजेंट है। पर अगर ये सिंगल चिप में इम्प्लीमेंटेड है, पर अगर कंपेयर करें से माइक्रो प्रोसेसर होते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर के पास क्या है, माइक्रो प्रोसेसर के पास एक CPU है ऑन द चिप, यानी कि चिप के ऊपर उसके पास सिर्फ एक CPU है। तो इस तरह से सो द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो कंट्रोलर एज शोन इन फिगर, स्ट्रक्चर इसका यहाँ पे दे रखा है, तो आप इसे देख सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर का स्ट्रक्चर क्या है, क्लॉक, CPU, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, बस सिस्टम, तो ये सब इसके अंदर है। तो अगर आप देखो कि कीबोर्ड, माउस, वॉशिंग मशीन, डिजिटल कैमरा, पेन ड्राइव, रिमोट कंट्रोल, माइक्रोवेव और फ्यू एग्जांपल ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स, ये सारे एग्जांपल हमारे किसके हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स के हैं। एज दीज आर डिजाइन फॉर स्पेसिफिक टास्क, यानी कि इन्हें हमने किस लिए डिजाइन किया है, एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए ही इन्हें डिजाइन किया गया है, समझे आप लोग। तो उसी के साथ साथ ठीक है, हेंस देयर साइज एज वेल एज कॉस्ट इज रिड्यूस्ड, यानी कि जैसे जैसे सारी चीजें यहाँ पे इवॉल्व होती गई तो हमारे माइक्रो कंट्रोलर्स हमने बनाए एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो जैसे जैसे उसके डिजाइन हमने यहाँ पे कह सकते हैं हमने स्पेसिफाई किए और उनके टास्क को हमने स्पेसिफाई किया, उसी के साथ साथ उनके साइज और कॉस्ट को भी हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। बिकॉज ऑफ देयर वेरी स्मॉल साइज ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इट इज एम्बेडेड इन अनदर डिवाइस और सिस्टम टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक
functionality. For example, the microcontroller in a fully automated washing machine is used to control the washing cycle विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर्स का एक बेसिक काम क्या है? उसका बेसिक काम ये है कि हमें उसके क्या करना है, किसी भी एक अप्लायंस में उसे इन्वेंट करना है। उसके बाद उसको जब हम इन्वेंट कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, जो भी हमारा वो डिवाइस है उसको हम क्या कर सकते हैं, फुल्ली ऑटोमेटिकली हम उसे यूज कर सकते हैं विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। एक ह्यूमन के इंटरवेंशन के बिना हम उसे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर पाए। तो वो हमारा क्या काम था, हमारे माइक्रो कंट्रोलर्स का काम था। जैसे कि इन्होंने वॉशिंग मशीन का एक एग्जाम्पल दिया है कि आप उसे क्या कर सकते हो, जो भी वॉशिंग साइकिल है उसको आप यहाँ पे विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन के उसको परफॉर्म करवा सकते हो। तो इस तरह से हमारे माइक्रो कंट्रोलर्स काम आते हैं। अब डेटा एंड इन्फॉर्मेशन क्या दे रखा है, तो डेटा एंड इन्फॉर्मेशन ऑब्वियस सी बात है कि जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या चीज़ है। तो कंप्यूटर में हमारे प्राइमरीली क्या होता है, जो डेटा है वो प्रोसेस होता है। अब जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो क्या करता है, हर चीज़ को डेटा कंसीडर कर लेता है कि जो भी उसके पास में हम उसे चीज़ देंगे, चाहे कोई नंबर, चाहे कोई इन्फॉर्मेशन, चाहे कोई फोटो, कुछ भी हम उसे देंगे वो क्या करेगा, वो उसे कंसीडर करेगा एज डेटा। पिक्चर्स हो सकता है, सॉन्ग, वीडियो, डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ें उसके लिए क्या होंगी, डेटा होंगी। सो डेटा कैन ऑल्सो बी रॉ एंड अनऑर्गेनाइज्ड, यानी कि डेटा क्या हो सकता है, रॉ हो सकता है, यानी कि यूं ही बस हो सकता है, अनऑर्गेनाइज्ड, कोई उसका पैटर्न नहीं है, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही रैंडम डेटा अगर हमने प्रोवाइड कर दिया तो वो हमारा मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन नहीं बन सकती हमारे लिए। तो उसे प्रोसेस करना क्या रहता है, थोड़ा सा दिक्कतबाजी रहती है। So understanding the concept of data along with its different types is crucial to understand the overall functioning of a computer. Sometimes people use term data, information and knowledge interchangeably, which is incorrect. यानी कि अगर हम कहें कि फोटोज भी डेटा हैं, इमेजेस जो वीडियोस हैं वो भी डेटा है, जो नंबर्स हैं वो भी डेटा हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर मैंने आपको कोई डॉक्यूमेंट ला के दिया, कोई मैंने आपको कह सकते हैं थीसिस मैंने आपको ला के दिया, वो सारी चीज़ें अगर आप डेटा कहे जा रहे हो हर चीज़ को, तो वो गलत है कि आप डेटा को भी डेटा कह रहे हो, इन्फॉर्मेशन को भी डेटा कह रहे हो, नॉलेज को भी आप डेटा कह रहे हो। तो ये सारी चीज़ें कभी कभी हम क्या करते हैं, अपनी डे टू डे लाइफ में उसे इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं है, ये इनकरेक्ट है। डेटा के भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि पहला दिया है, देखो पहले कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस होते हैं, जिसमें हमें कुछ फैक्ट्स, कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे होते हैं, A to Z, हमारे अल्फाबेट्स, हमारे न्यूमेरिकल्स, हमारे सिंबल्स, ये सारी चीज़ें हमारे पास प्रोवाइडेड होती हैं। तो अब यही सारी चीज़ें मिलकर हमारे डेटा, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्रिएट करती हैं। तो पहला है हमारा स्ट्रक्चर डेटा। स्ट्रक्चर डेटा क्या होगा, नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को, एक पैटर्न को वो क्या करेगा, फॉलो करेगा। सो इसमें क्या होता है, डेटा विच फॉलो स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड स्ट्रक्चर एंड इज इजी टू कंप्रेहेंड इज कॉल्ड स्ट्रक्चर डेटा। यानी कि एक ऐसा डेटा जो क्या है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से स्ट्रिक्टली एक मैनर को, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो वो हमारा स्ट्रक्चर डेटा हुआ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो रोल नंबर 1 2 3 4 5, तो ये क्या है, ये आप एक पर्टिकुलर मैनर में देखोगे कि पहले आपका जो R1 R2 R3 R4 R5 आया, फिर उसके बाद आपने मंथ देखे कि मई वाले सारे हो गए, फिर जुलाई वाले, फिर इस तरह से आप मंथ्स को आगे कंटिन्यू करते जाओगे। तो इस तरह से हमारे क्या होगा, ये हमारा कह सकते हैं कि ये जो डेटा है, जो स्ट्रक्चर डेटा है, वो मंथ के अटेंडेंस के अकॉर्डिंग क्या गया है, सारे स्टूडेंट्स का अरेंज किया गया है। तो ये हो गया। तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि हमें मंथ के अकॉर्डिंग क्या करना है, सारी चीजें फॉलो करनी है। तो एक स्ट्रक्चर डेटा है। तो स्ट्रक्चर डेटा में जैसे कि अगर हम यहाँ पे दे रखे हैं, तो स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में फॉलो हो सकता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, अटेंडेंस हो सकती है, मंथ हो सकते हैं, डेज हो सकता है। तो वो सारी चीजें जिसमें हमारे ये कोई भी एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा हो, तो वो हमारा स्ट्रक्चर डेटा में आता है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में क्या आता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है हमारा अनऑर्गेनाइज्ड, यानी कि जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, जिसका जो कोई भी एक पर्टिकुलर मैनर को फॉलो नहीं कर रहा, कोई भी एक पैटर्न है पर वो उसे फॉलो नहीं कर रहा, तो वो हमारा क्या होगा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होगा। जैसे कि अगर यहाँ पर हम देखें प्री डिफाइंड रिकॉर्ड्स फॉर्मेट इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, यानी कि अगर आपने विदाउट एनी फॉर्मेट, विदाउट एनी रिकॉर्ड आपने कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसे ही स्टोर करके रख रखी है, तो वो हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। जैसे कि वीडियो फाइल्स, ग्राफिक्स, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, सोशल मीडिया पोस्ट, सैटेलाइट इमेजेस, ये सारी क्या हमारे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में आती हैं। मान लो कि अगर आप सारे आपने बस नाम जो है, आप मान लो कि आप किसी क्लास में बैठे हैं, आपको स्टूडेंट्स के नाम लिखने हैं, और अगर आपको बोला जाए कि पहले आप अल्फाबेटिकली नाम लिखेंगे, तो वो एक स्ट्रक्चर डेटा होगा कि पहले आप ए, फिर बी, फिर सी, इस तरह का एक पैटर्न को फॉलो करोगे। पर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होगा कि आपने ऐसे ही बस रैंडमली बच्चों के नाम लिखने शुरू कर दिए, पहले ए नाम वाले आ रहे हैं, फिर बी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, फिर आई, फिर टी, फिर वाई। तो इस तरह से अनऑर्गेनाइज्ड वे में जब आप डेटा को स्टोर कर दो तो अनऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है। तो आप समझ में आएगा। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होगा, सेमी स्ट्रक्चर्ड होगा कि वो एक
पार्शियल पैटर्न को फॉलो करेगा पर एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होगा उसका, यानी कि उसका एक फॉर्मेट होगा पर सारी चीजें उसी सेम चीज को फॉलो करे, ऐसा नहीं हो सकता। सेमी स्ट्रक्चर जैसे कि यहाँ पे नेम दे रखे हैं, अगर आप इस एग्जांपल में देखो कि यहाँ पे जुलाई, मई, जुलाई, आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे क्लासेस तो सबकी सेम फॉलो हो रही हैं, पर अगर मंथ देखोगे तो उसमें थोड़ी सी क्या है, वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में फॉलो नहीं हो रही। जैसे कि आपकी ईमेल जो होती है उसमें पर्टिकुलर मैनर तो होता है कि हाँ पहले आपका जो भी आपका पैटर्न है वो आप उसे फॉलो करोगे, उस फॉर्मेट में लिखोगे, पर आपका जो भी स्ट्रक्चर होगा उसको लिखने का सबका वो ईमेल सेम नहीं होगी, तो वो आपका क्या होता है, सेमी स्ट्रक्चर डेटा होता है। तो डेटा विच इज नो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर बट मेंटेन इंटरनल टैग्स और मार्किंग टू सेपरेट डेटा, यानी कि उसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो वेल डिफाइंड नहीं होगी, पर क्या कहते हैं इंटरनल टैग्स जो होंगे वो टैग्स वहाँ पे क्या होंगे, मेंटेन होंगे और एक सेपरेट मैनर में जो डेटा है वो अच्छे से सेपरेट कर होंगे। जैसे कि हमारे HTML के पेजेस होते हैं, ईमेल के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं, तो वो सारी किस में आती हैं, सेमी स्ट्रक्चर डेटा में आती हैं। अब HTML, CSV फाइल्स ये सारे हमारे 12th क्लास में, तो हम इसे वहाँ पर भी पढ़ेंगे। अब से यहाँ पे दिया है कि नेम, मंथ, क्लास अटेंडेंस, तो इस मैनर में आप काम कर रहे हो पर सबका डेटा सेम होगा ऐसा नहीं हो सकता। तो ये हमारा हो गया डेटा का क्लासिफिकेशन। बात कर रहे हैं अपने यहाँ पर हमने नेक्स्ट की कि डेटा कैप्चरिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल ये क्या होता है। तो पहला करता है डेटा कैप्चरिंग। डेटा कैप्चरिंग नाम से समझ आ रहा है कि आपने डेटा को कैप्चर कर लिया, आपने उस इन्फॉर्मेशन को अपने पास में रख लिया। तो जब आप क्या करते हो, डेटा को गैदर करते हो डिफरेंट सोर्सेज से डिजिटल फॉर्म में, तो वो डेटा कैप्चरिंग है। जैसे कि जब आप बार कोड को कैप्चर करते हो, जिसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है कि एक स्कैनर है जो क्या कर रहा है, बार कोड को कैप्चर कर रहा है, तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, फिर वो डेटा कैप्चरिंग कहलाएगा। यानी कि आप सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कीबोर्ड, बारकोड रीडर्स, यूज्ड एट शॉपिंग आउटलेट्स, इन सारी चीजों का यूज करके आप क्या करते हो, जब आप डेटा इकट्ठा कर रहे हो अपने पास में कि आप समझ सकोगे क्या चीज है, तो वो हमारा डेटा कैप्चरिंग है। डेटा स्टोरेज है कि अब आपने वो कैप्चर कर लिया पर आप उसने अपने पास में रख लिया उस इन्फॉर्मेशन को, तो हमारा डेटा स्टोरेज होगी। नाउ आपने क्या किया, वेरी हाई रेट nowadays produced at very high rate and therefore data storage has become a challenging task. However, the decrease in the cost of digital storage devices has helped in simplifying this task. There are numerous digital storage devices available in the market like as shown in figure 1.7. तो अब यहाँ पे यानी कि डेटा स्टोरेज क्या है कि अगर आपने जो आपने डेटा लिया, आपको अच्छा लगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, आपने उसे स्टोर कर लिया। तो मान लो कि डेटा कैप्चर, जैसे कि हम फोन्स का भी यूज करते हैं, हमें इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो हमने डेटा कैप्चर किया, अब वो इन्फॉर्मेशन हमारे काम किया, तो हमने क्या किया, उसे फोन में डाउनलोड करके रख लिया, अपने पास में सेव करके रख लिया, तो वो हमारा डेटा स्टोरेज है। तो आजकल के टाइम पे ये क्या है, काफी ज्यादा अवेलेबल हो गया है। तो आपके हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, एसेट्स हैं, हमारे एसेट्स इन द सेंस कि जो हमारे काम है, तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं वो हमारे के हैं, काफी काम के हैं, वो हमें काफी सिंप्लीफाई कर देते हैं इस तरह के डेटा स्टोरेज के टास्क को परफॉर्म करने में। तो ये हमारा जो डेटा कीप है, जो हम डेटा को कीप करके रखते हैं अपने पास में, डेटा कीपिंग जो है हमारे पास, डेटा स्टोरेज, तो ये क्या है, टाइम के साथ में इंक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे हमारे स्टोरेज डिवाइसेज अच्छे होते जाएंगे और ज़्यादा अपग्रेड हो जाएंगे, तो वैसे वैसे हमारी जो स्टोरेज की जो फैसिलिटी है वो हमारे लिए और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। अब डेटा रिट्रीवल क्या है, यानी कि अपने डाटा को फेच करना है, यानी कि अपने डेटा था आपके पास में, अब आपको चाहिए वो, तो इट इन्वॉल्व्स फेचिंग डाटा फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइसेस। आपका जो स्टोरेज डिवाइसेस में आपने अपने डेटा को स्टोर किया था, अब आपको वो निकालना है अपने यूज के लिए, तो वो होता है हमारा डेटा रिट्रीवल, डेटा को निकालना। तो ये इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब डेटा डिलीशन एंड रिकवरी क्या है। अब देखो, ये ऑब्वियस सी बात है, आप सब करते होंगे। आपके पास मान लो आपने फोन में फोटोज आपने सेव करके रखी हुई है, अब आपने क्या किया, अब आपने कुछ फोटोज डिलीट कर दी, तो वो हो गई आपके फोन से डिलीट। पर अब हमारे पास एक न्यू ऑप्शन हमारे फोन में, जो आपको सभी को पता होगा, वो होता है हमारा रीसेंट डिलीट्स, या फिर जो हमारे बिन होता है उनमें भी कभी कभी स्टोर हो जाता है। तो वहां से हम क्या करता है, अगर हम उसे रिकवर करना है, वो हमारे कुछ काम की चीज थी तो हम उसे रिकवर कर सकते हैं, पर हमारे काम की नहीं तो हम उसे परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। सो वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट क्या है हमारा, कि डिजिटल मार्केट नहीं, डिजिटल फॉर्म्स में क्या हो सकता है कि हमारा डेटा जो है वो क्या कर सकता है, डिलीट हो सकता है। पर अब जैसे मान लो आपने उसे स्टोर करके रखा था, पर वो परमानेंटली डिलीट हो गया, तो दिक्कत हो गई। तो इसलिए अब उसके लिए एक रिकवरी भी बनाई गई। जैसे जैसे सारी चीजें यहाँ पे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, एडवांसमेंट होती गई, तो वैसे वैसे फैसिलिटीज भी आती गई। जैसे ही अगर आपका डेटा डिलीट हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, जो डिलीटेड डेटा है उसको आप एक, जैसे हमने कहा कि कंप्यूटर्स में क्या रहता है, दो जगह हमारा डेटा स्टोर होता है, एक
नॉन परमानेंटली, परमानेंटली। तो उसी तरह फोन्स में, लैपटॉप्स में, टैब्स में, हर जगह स्टोर होता है। तो अगर आपका डेटा डिलीट हो गया तो इट्स ओके, आप उसे क्या कर सकते हो, दोबारा से रिकवर भी कर सकते हो। तो वो होता है हमारा डेटा डिलीशन एंड रिकवरी, यानी कि डिलीशन यानी कि एक्सीडेंटली हो या फिर आपने जानबूझ के किसी को डिलीट कर दिया हो, तो वो होता है डिलीटिंग में आता है कि आपने क्या किया, जो भी स्टोर डेटा था उसको आपने डिलीट कर दिया, उसको वहां से आपने हटा दिया। तो सिंपली वहां से क्या हो गया, वो जगह खाली हो गई स्टोरेज में से और वहां पे एक स्पेस जो है वो एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो गई। बट अब आपने अगर आपको रिकवरी करनी है तो आप क्या कर सकते हो, उस डेटा को प्रोसेस करके आपके जो जहाँ पे वो परमानेंट जो स्टोरेज थी, अब आपके फोन्स में सारी चीजों को एक बार में सारा डिलीट नहीं करते थे, आपके पास एक लास्ट ऑप्शन भी रहता है कि आपको उसे परमानेंटली डिलीट करना है मेमोरी से या आप उसे रखना चाहते हो। तो इस तरह से आपके पास क्या होती है, एक ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन बचता है कि आप इसे क्या कर सको और दोबारा से रिकवर भी कर सको। तो आई होप आपको समझ में आएगा। अब देखो बात करते हैं हमने सॉफ्टवेयर की, तो अब हम पढ़ लेते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सो टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द फिजिकल कंपोनेंट और द हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बट द हार्डवेयर is of no use on its own. Hardware needs to be operated by a set of instructions. These set of instructions are referred to as software. It is that component of a computer system which we cannot touch or view physically. It comprises the instruction and data to be processed using the computer hardware. The computer software and hardware complete any task together. अच्छा, तो हम समझ सकते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो उनके टाइप्स क्या हैं, उनके पार्ट्स क्या हैं, उनके इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, हमने ये पढ़ा। उसके जो मेमोरी कार्ड्स हैं वो सब हमने, उसके माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, तो ये सारी चीज़ें क्या है, उसके हार्डवेयर हैं। उसके ऐसे पार्ट जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, उनके तोड़ फोड़ भी कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, हार्डवेयर। पर हार्डवेयर किसी काम का नहीं है अगर वो सॉफ्टवेयर से ऑपरेट नहीं होगा। अगर सॉफ्टवेयर से ऑपरेट नहीं होगा तो हार्डवेयर आपस में कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे और वो काम ही नहीं कर पाएंगे। मान लो कि मेरे को कंप्यूटर से प्रिंटर के पास जाना है, यानी कि कंप्यूटर में मैंने कोई फाइल डाउनलोड करी, मैं प्रिंटर से उसे निकालना चाहती हूँ, तो कंप्यूटर और प्रिंटर हार्डवेयर हैं, पर अगर मैं उसे कनेक्ट ही ना करूँ इलेक्ट्रॉनिकली या डिजिटली, तो क्या है, मेरा वो प्रिंटर में से मेरे डॉक्यूमेंट्स बाहर आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो कनेक्टेड ही नहीं है, उनमें सॉफ्टवेयर जो है वो आपस में कनेक्ट ही नहीं हुआ। तो वो सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, जो हार्डवेयर है वो एकदम बर्बाद है, वो एक दूसरे को कंप्लीट ही नहीं करे। अगर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर साथ में काम करते हैं तो कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं और तभी वो एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे। सिर्फ सॉफ्टवेयर कहीं रह ही नहीं सकता और सिर्फ हार्डवेयर किसी काम का ही नहीं है, तो ये दोनों साथ में ही टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो सॉफ्टवेयर में क्या होता है, हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं ताकि हम क्या कर सके, अपने हार्डवेयर को इजीली काम करवा सके। तो ये दोनों साथ में ही काम करते हैं। सम एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज और पहला वाला तो रह गया, Ubuntu और Windows 7/10, word processing tool like LibreOffice or Microsoft Word, video player like VLC player, photo editor like GIMP and LibreOffice Draw, a document or image stored on the hard disk or pen drive is referred to as a soft copy. Once printed, the documents or an image is called a hard copy. यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हार्डवेयर को कनेक्ट करेंगे। मान लो आपने एक फ़ोन ले लिया, तो वो फ़ोन आपके हाथ में हार्डवेयर है, पर उसके अंदर अगर सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा, यानी कि अगर उसके अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा जो सॉफ्टवेयर है, तो वो काम ही नहीं करेगा, वो बेकार है, फिर वो डब्बा बन जाएगा। तो हमारे जैसे कि हर फोन में जैसे एंड्रॉइड की अपनी एप्लीकेशन होती हैं, आईफोन्स की अपनी एप्लीकेशन होती हैं, तो ये सारे सबके आपने क्या होता है, सॉफ्टवेयर होते हैं, तो वो अलग अलग काम में आते हैं। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या करते हैं, आपस में मिलकर काम करते हैं ताकि हम क्या कर सकें, जो फिजिकल और जो हमारे नॉन फिजिकल, यानी कि सॉफ्टवेयर हमारा फिजिकल नहीं है, हम उसे इजीली टच नहीं कर, इजीली क्या हम उसे टच ही नहीं कर सकते, वो सॉफ्टवेयर है, डेटा हमारे सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है, तो वो हो गया। तो ये दोनों साथ में काम करता है। अब सॉफ्टवेयर की जरूरत क्या पड़ी, ऑब्वियसली मैं अभी तक आपको यही बता रही हूँ कि सॉफ्टवेयर क्या है, पर्पस है, एक हम कह सकते हैं कि सोल ऑफ पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू मेक द कंप्यूटर हार्डवेयर यूजफुल एंड ऑपरेशनल। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं जो भी हमारे डिवाइसेस हैं उनको ऑपरेट कराने के लिए हमें सॉफ्टवेयर ही चाहिए। प्रिंटर और कंप्यूटर को, जो मॉनिटर स्क्रीन है और प्रिंटर है, उनको कनेक्ट कराने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत है। अगर हम कोई फोन चला रहे हैं, टैबलेट, लैपटॉप कुछ भी चला रहे हैं, तो उसे ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर डाउनलोडेड होना चाहिए, कोई एक सिस्टम होना चाहिए, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना चाहिए ताकि हम उसे यूज कर सकें। तो किसी भी हार्डवेयर को और किसी भी सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कराने के लिए हमें क्या करता है, सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है।
तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आपस के लिए ही, एक दूसरे के लिए ही बने हैं, वो दोनों अगर नहीं है साथ में तो दोनों चीजें बेकार हैं, दोनों का ही कोई यूज नहीं। तो सॉफ्टवेयर एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन ह्यूमन यूजर एंड हार्डवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर क्या काम करता है, एक कनेक्टर की तरह, एक इंटरफेस की तरह काम करता है ह्यूमन यूजर्स और जो हमारे हार्डवेयर है उन दोनों के बीच में। सो डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ इंटरेक्शन विद हार्डवेयर एंड फंक्शंस टू बी परफॉर्म द सॉफ्टवेयर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन 3 क्लास कैटेगरीज, यानी कि अब जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग टूल्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी जो हमारे क्लासिफिकेशन है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, पर जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।